Brought to you by Kuku FM. Download the app now. मशहूर शायर जॉन एलिया लिख गए हैं, शहर बशहर कर सफर, ज़ादे सफर लिए बगैर, कोई असर किए बगैर, कोई असर लिए बगैर। आसान भाषा में समझ लेते हैं, शायर लोग कभी कभी पन्ने खा बातें भी कर देते हैं। कवि का पैगाम यह है कि किसी हासिल के चक्कर में नहीं, बस यूं ही बेमकसद की यात्राएं करो। जॉन एलिया फक्कड़ शायर थे, सो बेमकसद यात्राओं का सौंदर्य समझते थे, लेकिन दुनियावी मामलों में यात्राओं की अपनी नियत होती है। उनमें से किसी के कुछ हासिल करने के अरमान होते हैं। हम भी आज आपको ऐसी ही एक यात्रा का किस्सा सुनाएंगे। ये यात्रा है एक देश की, एक राजधानी की। इस सफर के 3 पड़ाव हैं, तीनों अलग अलग युग के प्रतीक। एक युग बर्बरता का, एक युग बर्बर से नम्र होने के ट्रांसफॉर्मेशन का, और एक युग आधुनिकता का। ये कहानी है जापान की, ये कहानी है टोक्यो ओलंपिक्स की। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा लल्लन टॉप का कार्यक्रम दुनियादारी। देखो भाई साहब, आप एंकर से मिल लिए। अब तक कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिख भी चुके होंगे ब्रिंग स्वाति बैक, तो स्वाति जी आ जाएंगी, हम उनके स्थानापन्न हैं। आपने बम्पर भी देख लिया, इंट्रो भी। अब जिन लोगों के धन लाभ से हम ये कार्यक्रम करने में सक्षम होते हैं, काहे से अच्छे काम के लिए भी रुपया लगता है, उनका जिक्र कर लें। हमारे इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। कुकू एफएम ऐप पर आपको खूब सारी किताबें ऑडियो बुक की शक्ल में उपलब्ध हैं, अलग अलग विषयों के मुताबिक। और हमारे दर्शकों के लिए इस ऐप पर LT20 यानी LT20 के नाम से एक खास ऑफर भी है। LT मतलब लल्लन टॉप। इस कोड को आप दाखिल करेंगे तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर 20% की छूट मिलेगी। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब अपन शुरू करते हैं दुनियादारी। पिंकी प्रॉमिस इस बार वाकई शुरू हो जाएगा। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में टिनियान नाम का एक छोटा सा द्वीप है। 6 अगस्त 1945 की तड़के सुबह एक B-29 बॉम्बर जहाज ने यहां से उड़ान भरी। जहाज का नाम था इनोला गे और इसकी मंजिल करीब 2500 किलोमीटर दूर बसा एक शहर हिरोशिमा। सुबह के 8:15 बजे इनोला गे उस वक्त आसमान में करीब 31,000 फीट की ऊंचाई पर था और वहीं से उसने हिरोशिमा शहर के ऊपर एक पार्सल गिराया, एयर ड्रॉप किया। करीब 4400 किलो वजन का यह पार्सल था और इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। एयर ड्रॉप किए जाने के ठीक 43 सेकंड बाद यह पार्सल हिरोशिमा की सतह से लगभग 1900 फीट ऊपर फट गया। यह धमाका दुनिया का पहला एटमी हमला था। कोई नहीं जानता कि हिरोशिमा हमले में ठीक कितने लोग मारे गए। एक अनुमान है कि शुरुआती धमाके, उससे निकली ऊष्मा और रेडिएशन के चलते करीब 70,000 लोगों की मौत हुई और रेडिएशन का यह असर आगे भी बना रहा। लोग मरते रहे, लोग रेडिएशन के चलते बीमारियों का शिकार होते रहे और हमले के 5 साल के भीतर मृतकों की अनुमानित संख्या 2 लाख के पार चली गई। ये कहानी का पहला दृश्य था। अब आते हैं इसके भाग 2 पर। तारीख थी 10 अक्टूबर 1964। वेन्यू टोक्यो स्थित नेशनल स्टेडियम। इससे पहले कि आप सोचें कि मैं टोक्यो क्यों बोल रहा हूं, यह भी स्पष्ट कर दूं। असली नाम टोक्यो ही है, स्पेलिंग में टी देखकर हम लोग टोक्यो बोल देते हैं। इस छोटे विषयांतर के बाद फिर लौटते हैं उस तारीख पर, 10 अक्टूबर 1964 पर। इस रोज सफेद बनियान और शॉर्ट्स पहने एक 19 साल का लड़का स्टेडियम की सीढ़ियां चल रहा था। उसके हाथ में एक जलती मशाल। कुल 163 सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो पहुंचा ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर, जहां धातु का एक विशाल कॉल्ड्रन रखा था, एक बड़ा ड्रम मान लीजिए। लड़के ने हाथ में थामी मशाल से उस कॉल्ड्रन में पवित्र अग्नि सुलगाई और इसके साथ ही शुरुआत हो गई 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स की। यह ऐतिहासिक क्षण था। एक साम्राज्यवादी, युद्ध पिपासु, क्रूर जापान के अमन और तरक्की पसंद मुल्क में तब्दील होने की यात्रा थी ये। और इसी तब्दीली का द्योतक था वो 19 साल का लड़का जिसने कॉल्ड्रन की पवित्र अग्नि सुलगाई। उसका नाम था योशिनोरी सकाई। योशिनोरी को एक खास वजह से इस भूमिका के लिए चुना गया था। ये वजह थी उसकी पैदाइश की तारीख। वो 6 अगस्त 1945 को पैदा हुआ था, वही दिन जब हिरोशिमा पर हुए एटमी हमले ने साम्राज्यवादी जापान के अवसान की पटकथा लिखी। योशिनोरी उस बम हमले के 2 घंटे बाद पैदा हुआ। वो जिस घर में पैदा हुआ वो बम गिरने वाली जगह के नजदीक था। इसीलिए योशिनोरी के स्वस्थ अस्तित्व को युद्ध के बाद हुए जापान के पुनर्निर्माण का प्रतिबिंब माना गया। इस क्षण की ऐतिहासिकता को समझने के लिए आपको 1964 से पहले की जापान की यात्रा का सार समझना होगा। जापान एशिया में
लेकिन सहभागी था 15वीं सदी के बाद शुरू हुए यूरोपियन साम्राज्यवाद का। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल जैसी यूरोपीय शक्तियां नए नए देश खोजकर उन्हें गुलाम बना रही थी। औद्योगिक क्रांति के बाद कच्चे माल, बाजार और गुलामों की तलाश के चलते इंपीरियलिज्म की ये प्रवृत्ति और तेज हुई और साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच जब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ हुई तो उसका परिणाम हुआ पहला वर्ल्ड वॉर। इस भीषण युद्ध के बाद लगा कि शायद होड़ कम हो, पर ऐसा हुआ नहीं। जर्मनी, इटली और जापान जैसे अपेक्षाकृत न्यूकमर्स भी इस होड़ में शामिल हो गए। जापान ने 1910 में कोरिया को जीता। अब जापान को और नए इलाकों की तलाश होने लगी। पहले वर्ल्ड वॉर के समय जापान में उत्पादन और व्यापार में काफी तरक्की आई थी और इसके साथ साथ आबादी भी बढ़ रही थी। 1900 में जब उसकी जनसंख्या 4.5 करोड़ थी, वही 1925 आते आते करीब 6 करोड़ तक पहुंच गई और आबादी में हुए इसी विस्तार के चलते जापान में प्राकृतिक संसाधनों और खाद्य आपूर्ति की मांग बढ़ने लगी। ऐसे में अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जापान को सबसे मुफीद टारगेट लगा चीन। 1928 में जापान ने चीन पर चढ़ाई कर दी और 1931 आते आते जापान ने पूरे मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन जापान को सिर्फ क्षेत्र विस्तार से मतलब नहीं था और ना ही वो केवल लाभ की मंशा से काम करता था। जापानी साम्राज्यवाद का एक मूलभूत अवयव ये भी था कि उन्हें अपनी नस्लीय श्रेष्ठता में यकीन था और उन्हें लगता था कि वो एशियाई भूभागों को पश्चिमी साम्राज्यवाद से मुक्ति दे रहे हैं। जापान का मानना था कि उसने जिस तेजी से अपना विकास किया है, यही चीज उसे अपने एशियाई पड़ोसियों के मुकाबले श्रेष्ठ बनाती है और एशिया पर हुकूमत का न्यायोचित अधिकार भी देती है। अपने इसी दावे को ग्रैंड स्तर पर दुनिया के आगे पेश करने के लिए जापान ने एक और दांव खेला। इस दांव का कैरियर वाहक बना ओलंपिक्स। इसकी शुरुआत हुई 1930 में। तब टोक्यो के तत्कालीन मेयर थे ज़ेनिजिरो होरिकिरी। 1930 के साल होरिकिरी ने टोक्यो में ओलंपिक्स के आयोजन को लेकर लॉबिंग शुरू की। इस लॉबिंग के बैकग्राउंड में था 1923 में आया द ग्रेट कांतो भूकंप। इस भूकंप के चलते 3 दिन के भीतर टोक्यो नरक बन गया। पूरा शहर जैसे किसी विशाल मलबे में तब्दील हो गया हो। इसकी चपेट में आकर करीब 1.25 लाख लोग मारे गए, 20 लाख से ज्यादा बेघर हो गए और नुकसान की गई संपत्ति का आकलन हुआ तो वो 1923 के जापानी नेशनल बजट से भी 4 गुना ज्यादा था। लेकिन 1923 से 1930 के बीच करीब 7 वर्ष में टोक्यो शहर फिर से फिनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से जैसे खड़ा हो गया हो और अब ये पहले से ज्यादा भव्य था, पहले से ज्यादा आधुनिक था। और इसीलिए टोक्यो के मेयर उस वक्त के होरिकिरी इस उपलब्धि को दुनिया के आगे रखना चाहते थे ताकि जापान की कथित सुपीरियरिटी का प्रदर्शन किया जा सके। जापान ने इसके लिए आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी में लॉबिंग शुरू की। कहा कि हमको 1940 के समर ओलंपिक्स की मेजबानी दे दो। रोम भी इस मेजबानी के लिए कोशिश कर रहा था। ऐसे में मेजबानी जीतने के लिए जापान ने इटली के साथ समझौता किया। उसने इटली से कहा, हम 1944 के गेम्स के लिए तुम्हारी दावेदारी को सपोर्ट करेंगे, बदले में तुम 1940 के गेम्स की होस्टिंग के लिए हमें सपोर्ट करो। 6 साल तक ये लॉबिंग चलती रही और 1936 में आईओसी ने यानी इंटरनेशनल ओलंपिक्स काउंसिल ने 1940 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी जापान को दे दी। जापान को होस्टिंग मिल गई। अब जरूरत थी कि वो फुर्ती से तैयारियां करे, बड़े होटल और स्टेडियम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करे। लेकिन इसी दौर में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। 1937 में चीन और जापान के बीच दूसरा युद्ध शुरू हो गया और इसमें जापान ने भीषण मानवीयता की, सैकड़ों लोगों का नरसंहार। लेकिन चाइनीज प्रतिरोध के चलते लाख क्रूरताएं करके भी युद्ध जापान को महंगा पड़ा और इसके चलते उसका खजाना खाली होने लगा। तो एक तरफ युद्ध से पैसा जा रहा है, दूसरी तरफ ओलंपिक की तैयारी करनी है। कड़की का माहौल हो गया और इसी के चलते गेम्स के आयोजन की तैयारी में लग रहा पैसा जापानियों को खलने लगा। वहां पर एक डोमेस्टिक प्रेशर बिल्ड होने लगा कि जापान को इस खेल की मेजबानी से अपने हाथ पीछे खींच लेने चाहिए। 1938 के बरस में काफी हाँ और ना के बाद जापान ने ऐसा ही किया। आईओसी के सामने हाथ खड़े कर दिए, कहा हमारा चीन के साथ युद्ध चल रहा है, इसमें हमें आध्यात्मिक और भौतिक मोबिलाइजेशन की जरूरत है, हम मेजबानी नहीं कर सकते, आप किसी और को होस्ट बना लीजिए। और जापान के इनकार के बाद 1940 की समर ओलंपिक्स की मेजबानी सौंपी गई हेलसिंकी को। ये फिनलैंड की राजधानी है। पर हेलसिंकी में ओलंपिक हो पाए क्या? इसके शुरू होने से पहले ही सितंबर 1939 में नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी के साथ हम जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। इस वर्ल्ड वॉर के चलते ओलंपिक्स रद्द हो गए और इसीलिए 1940 के उस रद्द हुए ओलंपिक्स के लिए टर्म चलता है मिसिंग ओलंपिक्स। बहरहाल जापान पर वापस लौटते हैं। पहले वर्ल्ड वॉर का थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ।
उस दौरान जापान जिस ग्रुप के साथ था वर्ल्ड वॉर में, उसको कहा जाता था एंटांट पावर्स। इस ग्रुप को एलाइज पावर्स भी कहा जाता था। इसके लीडर थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। लेकिन दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापान ने इन्हीं देशों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उसने जर्मनी और इटली के साथ संधि की और इन मित्र देशों के खिलाफ हमले किए। जापान की इस दौर में सबसे भीषण लड़ाई हुई अमेरिका के साथ। यूएस की पैसिफिक फ्लीट की चुनौती को मिटाने के लिए जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी बेड़े पर हमला किया और इसके बाद अमेरिका दूसरे वर्ल्ड वॉर में सक्रिय रूप से शामिल हो गया। और इसी अमेरिकी भागीदारी की परिणति थी हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में हुए एटमी हमले। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए बम के एक हफ्ते बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर अमेरिका ने करवाया और सरेंडर के 7 साल बाद तक अमेरिका ने जापान को अपने कंट्रोल में रखा और इसी समय से जापान के ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। इस तब्दीली का पहला बड़ा माइलस्टोन था 3 मई 1947। इस रोज जापान में एक नया संविधान लागू हुआ। इस संविधान ने जापान को लोकतंत्र बनाया। एम्परर हिरोहितो देश के सांकेतिक राष्ट्राध्यक्ष बने गए। इस संविधान का सबसे खास पहलू था आर्टिकल 9। क्या लिखा था इसमें? जापान के लोग युद्ध को हमेशा के लिए तजते हैं, देश के संप्रभु अधिकार के तौर पर युद्ध का त्याग करते हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी देने और बल प्रयोग करने जैसे तरीकों का भी त्याग किया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जापान कभी भी स्थल, जल और वायुसेना या किसी भी और तरह की युद्ध लड़ने वाली सेना को मेंटेन नहीं करेगा। इस आर्टिकल 9 के मार्फत जापान ने अपने सैन्य भविष्य को हमेशा के लिए ना कह दिया था। एक साम्राज्यवादी देश का यह रूपांतरण कितना अभूतपूर्व है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान 1952 में अमेरिकी कब्जे से आजाद हुआ और इससे एक साल पहले ही 1951 में दोनों देशों के बीच एक संधि भी हुई। ये सुरक्षा संधि कहलाती है पीस ऑफ रिकंसाइलेशन। इस संधि के तहत जापान ने अमेरिका को अपने यहाँ सैन्य बेस यानी कि ठिकाना बनाए रखने की इजाजत दी। 1960 में इसी संधि को रिवाइज करते हुए अमेरिका ने वादा किया कि अगर जापान पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान का नेशनल कैरेक्टर बदल गया। अब उसका फोकस जंगी बेड़े विकसित करने और रखने के बजाय विकास और पुनर्निर्माण पर था। इस दौर में न केवल औद्योगिक विकास ने रफ्तार पकड़ी बल्कि शहरी ढांचे पर भी जमकर काम हुआ और ये रीडेवलपमेंट सबसे ज्यादा महसूस होता था राजधानी टोक्यो में। वर्ल्ड वॉर के समय की बमबारियों में मलबा हो चुके शहर की चमक अब किसी वर्ल्ड पार की राजधानी से कम नहीं थी और अपने इसी नए रूप को दुनिया को आगे दिखाने के लिए जापान ने 1964 के समर ओलंपिक्स की मेजबानी का दावा किया और ये दावा रखने वाले देश सारी चीजें फ्यूचर टेंस पर नहीं छोड़ सकते। ये नहीं कह सकते हमको होस्ट बना दो तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लेंगे। दावेदारी पक्की करते समय आईओसी आकलन करता है कि ये देश ओलंपिक होस्ट करने के लायक है भी या नहीं। जापान के ओलंपिक की दावेदारी पर मोहर लगी 1959 में, यानी युद्ध खत्म होने के 14 बरस के अंदर। सोचिए उसने कितनी तेजी से खुद को ट्रांसफॉर्म किया होगा। लेकिन मेजबानी मिलने के बाद भी 5 बरस में बहुत सारा काम करना था। जापान के पास इन 5 साल में टोक्यो के भीतर बड़े स्तर पर निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट थे, जिसे इतिहास का ग्रेटेस्ट अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तकरीबन इन 5 बरस में 10,000 नई इमारतें बनी, दर्जनों 5 स्टार होटल बने, 8 बड़े फ्लाईओवर बने, सबवे ट्रेन की 2 नई लाइन बनी, लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोनोरेल परियोजना पूरी हुई। इसके अलावा पानी और हवा की गुणवत्ता भी वर्ल्ड क्लास बनाई गई। दर्जनों पार्क, लकड़ी के पुराने घरों को हटाकर उनकी जगह बहुमंजिला इमारतें, यहाँ तक कि टोक्यो ने अपने पारंपरिक शैली वाले टॉयलेट्स को भी बदल दिया। उसकी जगह फ्लश वाले वेस्टर्न टॉयलेट लगाए गए। ओलंपिक्स के उद्घाटन के 9 दिन पहले यानी 1 अक्टूबर 1964 को सम्राट हिरोहितो ने जापान की पहली बुलेट ट्रेन का भी उद्घाटन कर दिया। यह ट्रेन उस जमाने में इतनी हाई स्पीड थी कि 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी सिर्फ 3 घंटे में पूरी करती थी। ये हम 1964 की बात कर रहे हैं और बरसों चली इन तैयारियों का सिला कब मिला? 10 अक्टूबर 1964 को। इस रोज जब जापान के सम्राट हिरोहितो स्टेडियम में भाषण देने के लिए खड़े हुए तो वो एक पुनर्जीवित राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, या कहें कि उस पुनर्जीवित राष्ट्र के मंच से दुनिया को संबोधित कर रहे थे। सोचिए कितना बड़ा द्वैध है, कितना कॉन्ट्रास्ट है। जापान की जनता ने 19 साल पहले सम्राट हिरोहितो की आवाज पहली बार सुनी थी, तब जब वो रेडियो पर मुल्क के सरेंडर का ऐलान कर रहे थे। ओलंपिक का आयोजन एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज है। 1964 के टोक्यो ओलंपिक का आयोजन बहुत सफल रहा और इस उपलब्धि ने जापान का खोया आत्मविश्वास लौटाया। ये वो पॉइंट था जहां जापान की जनता को अपने देश के भविष्य का यकीन हुआ और यहीं से उसकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का विस्तार भी शुरू हुआ। यहीं से उसके समृद्ध होने की यात्रा भी शुरू हुई। जापानियों के लिए उस ओलंपिक्स की यादें
आज भी एक भावुक मसला है, इसलिए आज भी वहां 10 अक्टूबर के रोज राष्ट्रीय अवकाश रहता है। और इसीलिए जानकार 1964 को जापानी इतिहास का महानतम बरस कहते हैं और उस बरस टोक्यो में ओलंपिक्स को बेस्ट ओलंपिक्स ऑफ ऑल टाइम्स कहा जाता है। आखिर में एक मजेदार बात और सुनिए, आपको पता होगा 2 तरह के ओलंपिक्स होते हैं, समर और विंटर। 1964 में हुआ टोक्यो ओलंपिक्स समर वर्जन था, लेकिन इसके केवल नाम में ही समर था। असल में इसका आयोजन हुआ था शिशिर ऋतु में, इसलिए कि टोक्यो की गर्मियां बहुत जालिम होती हैं। आयोजकों ने कहा गर्मियों में यहाँ टूर्नामेंट रखवाना मूर्खता होगी। हालांकि ये समझदारी 2021 के ओलंपिक्स में नहीं दिखाई गई, या फिर कहें कि पैंडेमिक के चलते पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।